वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं नए ट्यूटोरियल के साथ आ गया हूँ और मैं नया ट्यूटोरियल ला रहा हूँ एंगुलर पर। और जैसा कि मैं रिएक्ट पे भी ट्यूटोरियल मैंने लाया है, तो एंगुलर पे ये हमारा नया ट्यूटोरियल है और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। सो प्लीज़ इसे अच्छे से देखिए, समझिए। और बहुत ज़्यादा डिमांड है एंगुलर की भी, तो मैंने सोचा कि एक एंगुलर का भी ट्यूटोरियल बना जाए। तो प्लीज़ मैं जितने भी वीडियो डालूँ उसको देखिए, समझिए। तो ये जो आज का वीडियो है हमारा मोस्टली इंट्रोडक्शन होगा और मतलब एंगुलर क्या है और कैसा है, कौन काम करता है, कौन सी टीम डेवलप करती है, वो सब चीज़ें फला चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं। तो जैसे मैंने स्क्रीन पे आप देख सकते हो, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस, पावरफुल एंड वाइडली यूज फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड बहुत ज़्यादा यूज़फुल, मतलब बोल सकते हो कि पावरफुल है, वाइडली यूज। बहुत से लोग, मोस्टली लोग जो जितने भी वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उनका जो फ्रेमवर्क मोस्टली दे आर यूजिंग एंगुलर। और एंगुलर अब यूज़ क्यों होता है? बैकएंड के लिए होता है, फ्रंट एंड के लिए होता है। जो भी आपके यूज़र इंटरफेसेस बनाए जाते हैं, आप इसकी मदद से बनाते हो। तो ये फ्रेमवर्क आपकी हेल्प करता है एक अच्छे इंटरेक्टिव और एक डायनेमिक वेब पेज बनाने में। अब दूसरी बात आती है कि ये यार इसमें ये लिखा किस में है, मतलब ये फ्रेमवर्क, कोई भी चीज़, कोई भी सॉफ्टवेयर टूल, कोई भी फ्रेमवर्क होता है किसी लैंग्वेज में तो लिखा होता है। तो ये लिखा गया है प्योरली टाइपस्क्रिप्ट में लिखा गया है और इसे लिखा है गूगल टीम ने। तो गूगल टीम ने ही इसको पूरा पूरा टाइपस्क्रिप्ट में लिखा है। तो आप बोलोगे टाइपस्क्रिप्ट क्या है? टाइपस्क्रिप्ट आप बोल सकते हो कि जावा स्क्रिप्ट का ही इकोसिस्टम है, बट इट इज़ अ सुपर सेट। मतलब आप जो टाइपस्क्रिप्ट में ही जावा स्क्रिप्ट के भी कोड लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि अब टाइपस्क्रिप्ट आ गया तो आप एंगुलर, टाइपस्क्रिप्ट आता नहीं तो आप एंगुलर में डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। उन्होंने कुछ चीज़ें, उनका जो स्ट्रक्चर है सब कुछ टाइपस्क्रिप्ट में, बट आप टाइपस्क्रिप्ट में अगेन आप जावास्क्रिप्ट के कोड लिख सकते हो, ठीक है। दैट इज़ नॉट मैंडेटरी बिकॉज ये सुपर सेट है, तो आप सबसेट ऐसा जावास्क्रिप्ट में कोड लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात है, जितनी भी चीज़ें एक वेब पेज को बनाने में होती है, जितने भी वेब पेज को चाहिए होती, चैलेंजेस जो होते हैं, आप इस फ्रेमवर्क से इजीली कर सकते हो। ये आपको इतनी प्रोविज़न दे रहा है, ठीक है। दूसरी बात है कि ये माइक्रोसॉफ्ट ने जो टाइपस्क्रिप्ट बनाया है उसी को लेके इन्होंने यूज़ किया, मतलब ये पूरा लैंग्वेज है इन्होंने जो विच हैज़ बीन डेवलप ऑन टाइपस्क्रिप्ट एंड मेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। अब दूसरी बात है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन होगा, इट विल ऑलवेज बी ग्रेट। अगर वो जो भी है, अगर कोई भी एप्लीकेशन आप बना रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन, तो उसके लिए अगर कोई भी एप्लीकेशन अगर सिंगल पेज है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। अगर सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हो तो सबके लिए सबसे बेस्ट ये है। और इसमें करते क्या है, ये क्या करता है, जो अलग अलग कंपोनेंट हैं दे गेट असिंक्रोनसली वो क्या करते हैं, अपडेट होते जाते हैं विदाउट लोडिंग अ इंटायर पेज। तो आपको चाहिए कि आपको पूरा पेज लोड ही नहीं करता, ये क्या करता है, असिंक्रोनसली आपको क्या कर देगा, आप जैसे दूसरे पे भी काम करते हो असिंक्रोनसली, वो क्या करता है, पेजेस लोड कर देगा एक स्पेसिफिक कंपोनेंट को, और आपका जो लोडिंग टाइम है वो भी बचेगा और आपको पूरा पेज लोड करने की जरूरत नहीं, आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आपका कोई भी एप्लीकेशन वेब फ्रेमवर्क पे, अगर कोई भी आपका वेब एप्लीकेशन अगर हेविली जावास्क्रिप्ट पे डिपेंड है, तो उसके लिए ये जो एंगुलर फ्रेमवर्क है इट विल बी द बेस्ट और उस चीज़ों को बहुत अच्छे से एंगुलर फ्रेमवर्क कर सकता है। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब आगे देखेंगे यार। अब आपने ये भी सुना होगा कि पहले एंगुलर JS आया था, फिर ये एंगुलर क्या है, थोड़ा कन्फ्यूजन है यार, एंगुलर JS फिर एंगुलर। तो पहले कैसे है, पहले गूगल टीम ने पहले एंगुलर JS लॉन्च किया था, पहले स्टार्ट में एंगुलर JS आया था। तो उसका जब एंगुलर JS आया तो एंगुलर JS क्या हुआ, पूरा ना जावास्क्रिप्ट में लिखा। तो उसके बाद थोड़ी डिमांड बढ़ी, तो चीज़ों को और डायनेमिक करने का प्रॉब्लम हुआ कि और चीज़ों को डायनेमिक करनी चाहिए, और मॉड्यूलर बेस्ड अप्रोच और कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच है, बहुत ढेर सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ी। तो गूगल टीम को लगा कि अब इस चीज़ को अपग्रेड करना चाहिए। तो गूगल टीम ने एक नया चीज़ लाया और उसी को एंगुलर JS को रिप्लेस किया एंगुलर ने। अब दूसरी चीज़ है कि अब एंगुलर JS और एंगुलर कोई अलग अलग टीम ने लिखा नहीं, जिस टीम ने, गूगल की टीम ने एंगुलर JS लिखा, उसी टीम ने ही एंगुलर लिखा। और जो एंगुलर है, आगे देखते हैं कि कैसा अप्रोच है एंगुलर और एंगुलर JS में डिफरेंस क्या है। मेजर मैं ये बोलूँगा कि एंगुलर JS हैज़ बीन रिटन इनटू जावास्क्रिप्ट और एंगुलर पूरा टाइपस्क्रिप्ट में लिखा है। अभी आपको ही पता होगा कि जावास्क्रिप्ट में अगर कोई कोड लिखते हैं तो कितना वो होता है। तो जावास्क्रिप्ट में देखोगे तो
सबसे बड़ी चीज़ है कि जावास्क्रिप्ट में जो चीज़ें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं, पूरा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और टाइपस्क्रिप्ट क्या पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट में देखो स्टैटिक टाइपिंग चेकिंग है, जावास्क्रिप्ट में नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो टाइपस्क्रिप्ट में मॉड्यूलर बेस्ड अप्रोच है, टाइपस्क्रिप्ट में नहीं है, मॉड्यूलर पे नहीं है। फिर उसके बाद देखोगे कि टाइपस्क्रिप्ट में इंटरफेस का सपोर्ट है, जावास्क्रिप्ट में नहीं है। तो देखोगे जावास्क्रिप्ट जब भी कोई चीज़ें कोई आप डायनेमिक पेज बना सकते हो जावास्क्रिप्ट से, बट जब चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगेगी उस केस में आपको प्रॉब्लम होगा। जब आपको चीज़ों को कंपोनेंट मॉड्यूल फॉर्म में हैंडल करना होगा, उस समय आपको प्रॉब्लम देगा जावास्क्रिप्ट, और उस केस को हैंडल करने के लिए एंगुलर आया, और गूगल टीम ने इस चीज़ों को रियलाइज़ किया एंड दे केम अप विद द एंगुलर, और एंगुलर हैज़ बीन टोटली रिटन इनटू टाइपस्क्रिप्ट। आपको कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे तो टाइपस्क्रिप्ट आता नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है उसमें आप प्योर जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो, ठीक है। बट मैं एक एडवाइस दूंगा, टाइपस्क्रिप्ट थोड़ा अच्छे से आप सीख लोगे तो बहुत अच्छा है। थोड़ा वो क्या बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है, काफ़ी अच्छा है, तो आपको उससे मज़ा आएगा। और दूसरी बात ये है कि और एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि जब भी आप कोड अभी ब्राउज़र को जावास्क्रिप्ट समझता है और क्या करता है, जावास्क्रिप्ट को वही लोड कर देता है। जावास्क्रिप्ट को तो कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट ये जो टाइपस्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं उसको कंपाइल करने की ज़रूरत पड़ती है। अब टाइपस्क्रिप्ट को कंपाइल करने की ज़रूरत क्यों करती है, क्योंकि वो टाइपस्क्रिप्ट में लिखा है। तो क्या करता है, जब भी उसको ब्राउज़र को देना होता है तो दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड एंड इट हैज़ बीन कंपाइल्ड। कंपाइल करने के बाद अगर आपने टाइपस्क्रिप्ट की जो फाइल है उसको कन्वर्ट किया जाता है, जावास्क्रिप्ट में होता है, एंड देन इट हैज़ बीन लोडेड। तो एंगुलर फ्रेमवर्क में जब भी आप कोड कुछ भी लिखते हो तो उसको पहले कंपाइल करना पड़ता है, क्योंकि पूरा टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड है। उसके बाद वो कंपाइल होने के बाद क्या होता है, उसके बाद वो कन्वर्ट होता है, एंड देन जावास्क्रिप्ट जो चीज़ें होती हैं जब जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको ब्राउज़र को दिया जाता है, लोड हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझा होगा, मैंने जितना समझाने की कोशिश की। जावास्क्रिप्ट भी आप यूज़ कर सकते हो टाइपस्क्रिप्ट भी, और जावास्क्रिप्ट थोड़ा लो लेवल आप बोल सकते हो, उससे जब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक कॉम्प्लेक्स लेवल पे आपको करना होगा, बड़ा इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाना होगा, तो उसमें जावास्क्रिप्ट आपको थोड़ा प्रॉब्लम देगा। तो उसी केस में टाइपस्क्रिप्ट को लोगों ने स्विच किया है, और टाइपस्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ भी हो रहा है, और पूरा एंगुलर टाइपस्क्रिप्ट में ही डेवलप हुआ है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। उसके आगे मैं थोड़ा सा ये आपको आर्किटेक्चर के बारे में बताना चाहूँगा। आर्किटेक्चर नहीं मतलब जैसे आपको एक ओवरऑल आपको समझ जाएगा इसमें कैसे होता है, थोड़ा आपको समझेगा, आई होप थोड़ा आइडिया मिलेगा आपको। आप थोड़ा उसको अब वो मत समझिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी सिंपल है, इसको देखिए तो आप देखेंगे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कंपोनेंट है, यहाँ टेम्पलेट है, और यहाँ कुछ तो मेटा डेटा करके है। यहाँ प्रॉपर्टी बाइंडिंग है, इवेंट बाइंडिंग है, इंजेक्टर है, और मॉडल है, कुछ तो लिखा है डायरेक्टर। तो आपको ये समझना क्या है, आपको एक कंसेप्ट पता होगा, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। अगर आपको वो भी नहीं पता होगा तो बाद में देखते हैं, पहले ये बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए कंपोनेंट है, ठीक है। अब कंपोनेंट ये समझ लीजिए, और ये टेम्पलेट देखिए। तो टेम्पलेट ये समझ लीजिए ना, टेम्पलेट में HTML है, CSS ऐसा मान लीजिए, ठीक है। अब वो समझ लो आपका व्यू है मतलब वो आपका HTML पेज है। अब उसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है, कंपोनेंट है। कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट में वो चीज़ें हैं, कंपोनेंट में ये दोनों फाइल इंक्लूड है, और कंपोनेंट उसको कंट्रोल करता है, UI को, टेम्पलेट मतलब CSS और जो आपकी HTML फाइल है। अब पहली चीज़ देखोगे आप तो इसमें प्रॉपर्टी बाइंडिंग है। और प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होता है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग ये होता है कि यार आपकी कुछ चीज़ें क्लास में है, कंपोनेंट समझ लीजिए क्लास है, और वो UI को कंट्रोल कर रहा है। तो UI को यार कंट्रोल कैसे करेगा, कंट्रोल ऐसे करेगा, सपोज आपको कुछ टॉगल बटन है, इनेबल डिसेबल करना है, तो आपके कंपोनेंट में जब वो वेरिएबल डिक्लेयर है, आपको उस वेरिएबल सपोज वो ट्रू है तो ट्रू के हिसाब से आपको टॉगल बटन को इनेबल करना है, फॉल्स है तो उसके हिसाब से करना है। तो वो जो बाइंडिंग होती है ना, जो कंपोनेंट में आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है उसके हिसाब से वो सिंकिंग हो जाए ना, तो दैट इज़ अ बाइंडिंग। समझ रहे हो आप, मतलब यहाँ वैल्यू दो और वही चीज़ उसको बाइंड करके रखो UI में, सो दैट वो बाइंडिंग हो जाएगी, और ऑन फ्लाई जो भी आप वैल्यू दोगे वहाँ भी अपडेट होती जाएगी। सो दैट इज़ अ प्रॉपर्टी बाइंडिंग। अब इवेंट बाइंडिंग क्या होती है, अब प्रॉपर्टी बाइंडिंग में भी और भी चीज़ें हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि टू वे बाइंडिंग है। टू वे बाइंडिंग में क्या होती है कि व्यू से जो चेंजेस करेंगे कंपोनेंट में अपडेट होंगे, और जो कंपोनेंट में चेंजेस करेंगे वो क्या होंगे, व्यू में होंगे। तो दैट इज़ अ टू वे बाइंडिंग। उसके बाद क्या होता है, इवेंट बाइंडिंग। इवेंट बाइंडिंग यार कि मतलब मैंने अगर अपने व्यू में HTML पेज में अगर कुछ भी चेंज करता हूँ तो मुझे इवेंट कंपोनेंट में आना चाहिए, तो
तो वो होता है, वो इवेंट बाइंडिंग आप कर सकते हो, कैसे होता है वो चीज़ें भी हम देखने वाले हैं। तो कैसे एक व्यू में चेंजेस क्या और उसके इवेंट से हमको बाइंड करना है कंपोनेंट में, वो भी देखते हैं। तो ये एक जो चीज़ होती है, ये एक इनका एक ओवरऑल आपको यही चीज़ करना है। ओवरऑल आपको एंगुलर में यही चीज़ें हैं कंपोनेंट। तो ये चीज़ें फ्लो करना है आपको और वो कंट्रोलर कंपोनेंट क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। अब इसमें आप नीचे देखें इंजेक्टर होता क्या है, आपने थोड़ा और भी लैंग्वेज में थोड़ा देखा रहेगा, स्प्रिंग्स में देखा रहेगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अभी डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, DI क्या होता है कि सपोज देयर इज़ अ क्लास A है, B है, C है। क्लास C को पूरी तरह से एग्जिस्ट होने के लिए क्लास A और B बना होना चाहिए, ऐसा समझिए। मान लीजिए मतलब क्लास C तभी कंप्लीट होगा जब भी क्लास A और क्लास B कंप्लीट होंगे, मतलब बने बनाए होंगे। सो दैट इज़ अ डिपेंडेंसी। मतलब क्या करूँगा, जैसे ही क्लास C बनेगा तो उसमें क्लास A और क्लास B का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर लूँगा, इंजेक्ट हो जाएंगे। सो दैट और वो करने का काम मैं नहीं करूँगा, मैं मैनुअली नहीं बनाऊंगा, मैं मैनुअली नहीं बनाने वाला हूँ। वो ऑटोमेटिकली जो मेरा फ्रेमवर्क करके देगा वो ऑब्जेक्ट बना के देगा, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। सो दैट इज़ अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और ये क्या होता है, इसी को इंजेक्टर बोलते हैं। तो कैसा है कि सपोज आपका कोई मॉड्यूल है, आपका कोई कंपोनेंट है, और कंपोनेंट को अब देखिए कंपोनेंट होगा UI हो गया, आपका व्यू हो गया, कंट्रोलर होगा। लेकिन यार मॉडल कहाँ गया, मॉडल मतलब डेटा सेट आपका कहाँ गया, डेटा कहाँ से आएगा। तो वो डेटा सेट क्या आएगा, आपका एक सर्विस रहेगा, वो क्या करेगा, सपोज डेटाबेस से लाएगा या फिर आप समझ सकते हो किसी URL से लाएगा, तो JSON फॉर्म में लाएगा, आपका डेटा आ गया। और वो डेटा क्या रहेगा, जब वो डेटा क्या रहेगा, कंपोनेंट उससे फेच करेगा, कंपोनेंट उससे लेगा और उसी चीज़ को टेम्पलेट में बाइंड करेगा, दिखाएगा। तो ये चीज़ें क्या होती है, तो वो बोल रहा है कि कंपोनेंट तभी एग्जिस्ट कर सकता है, कंपोनेंट तभी अच्छे से काम कर सकता है जब आपका सर्विस भी रन होता रहे और सर्विस आपको डेटा दे सके। सो सर्विस इज एक्टिंग एज अ डेटा मॉडल जो आपको डेटा दे सके। सो दैट इज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंजेक्टर क्यों है, क्योंकि कंपोनेंट को डेटा कहाँ से मिलेगा, इंजेक्टर से मिलेगा। इंजेक्टर कौन है, मतलब सर्विस क्लास से, और सर्विस को डेटा फेच करके जो भी डेटाबेस है या फिर जो URL है वहाँ से लेके आएगा। तो आई थिंक आपको समझा होगा मैं क्या बताना चाह रहा था। तो ऐसे ही, तो इसी को, ये जो कंपोनेंट होगा एक मॉड्यूल होगा, सर्विस एक मॉड्यूल होगा। तो ये चीज़ों को इन शॉर्ट में मैं यही बताना चाह रहा था कि ऐसे चीज़ें फ्लो होती हैं, तो आप इसको समझिए और आई थिंक आपको समझा होगा। उसके बाद क्या होता है, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है एंगुलर CLI। तो एंगुलर CLI एक मतलब कमांड लाइन इंटरफेस है और बहुत ज़्यादा यूज़र है, बहुत वाइडली यूज़। और ये एंगुलर 6 वर्जन में रिलीज़ हुआ था, इन्होंने लाया एंगुलर CLI। और एंगुलर CLI बस मैं यही बोलना चाहूँगा, आपका बहुत ढेर सारा काम कोड उसने बचा दिया है। आपको बस एंगुलर CLI इंस्टॉल करना है, उससे आप क्या कर सकते हो, आप कोड क्रिएट, वो मतलब बस कमांड्स है, आपको कमांड से ng जनरेट कंपोनेंट, ng जनरेट कंपोनेंट का नाम देना है, तो ऑटोमेटिकली आपको कंपोनेंट बना के दे देगा, HTML फाइल बना देगा, CSS फाइल करके बना देगा आपको। और जो भी रिक्वायर कोड है छोटे मोटे को जो लिख के दे देगा, तो आपका जो है ना, आपका जो मतलब काम है ना, कम कर देगा, आपका डेवलपमेंट फास्ट कर देगा। तो यही बोल सकते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आपको बना के दे देगा, आपको उसमें करना है। ये एंगुलर 6 से पहले नहीं था, एंगुलर 6 में इन्होंने रिलीज़ किया, तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो गया एंगुलर लोगों के लिए। तो और बहुत ज़्यादा एंगुलर CLI यूज़ हो रहा है। तो आप अभी आप बोलोगे करंट टाइम में तो एंगुलर 10 आ गया, तो देखेंगे बहुत ज़्यादा एडवांटेज है एंगुलर CLI का। मैं आगे के वीडियो में मैं एंगुलर CLI के भी बारे में बताना, हम करेंगे एंगुलर CLI। उसके बाद क्या, मैं जो पहले मैंने बताया मॉड्यूलर डिज़ाइन। अभी मॉड्यूलर डिज़ाइन क्या है, मैंने बताया आपको मॉड्यूलर होता क्या है, मतलब यार क्या करो, कंपोनेंट को ले लो, साथ में सर्विस को ले लो, डायरेक्टिव से लो, सबको ना एक काम कर लेके ना कंबाइन कर लो, कंबाइन करके एक ऐसा मॉड्यूल बना दो, सो दैट फ्यूचर में जाके वो दूसरे मॉड्यूल से, फ्यूचर में मतलब दूसरे मॉड्यूल से कंबाइन करके एप्लीकेशन बना सके, ऐसा बोल। तो मॉड्यूल मतलब एक बना बनाया चीज़, मतलब वो जो मॉड्यूल है ना, अपने आप में पूरा वो फोल्डर में ना एक स्ट्रक्चर बना लो और उसमें क्या करें, एक प्लेस बना लो कि वो पूरा काम कर सके। वो मॉड्यूल में ना हर चीज़ें बिहेवियर फंक्शनैलिटी कैप्चर हो जाए, सो दैट आप उस दूसरे मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट कर सको और इंटीग्रेट करके अपना एप्लीकेशन बना सकते हो। वो जो मॉड्यूलर बेस्ड डिज़ाइन है वो एंगुलर में। और तीसरी चीज़ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया, MVC आर्किटेक्चर। अगेन इट इज़ अ मॉडल व्यू कंट्रोलर। जैसा मैंने बताया, अपना मॉडल क्या हो गया, मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल क्या हो गया, अपना सर्विस हो गया, सर्विस जो डेटा कहाँ से भी फेच करके लाए या फिर डेटाबेस कहीं से भी लाए, मेरा डेटा सेट रेडी करते। व्यू क्या होता है, आपका डिज़ाइन होता है, आपका जो HTML पेज होता है। और कंट्रोलर क्या होता है, लोग के बीच में आता है, कंट्रोलर क्या आता है, फ्लो करता है। तो कभी भी मॉडल और व्यू की बात नहीं होगी, मॉडल
ना व्यू और मॉडल की बात होगी, बीच में कौन आएगा, कंट्रोलर आएगा। कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि क्या करना है, जो भी है कंट्रोल करेगा यूआई को अगर डेटा चाहिए तो कंट्रोलर सर्विस से बात करे, सर्विस से डेटा फेच कर लेगा कंट्रोलर, उसके बाद यूआई को देगा जो भी है। तो मेन क्या है, कंट्रोलर है, बीच में उसको कंट्रोल करेगा और मॉडल क्या करेगा, अपना डेटा सेट रेडी। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझा होगा। और ये मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो था, मैंने सोचा कि काफ़ी आपको अच्छे से बताऊं सो दैट आपको इंटरेस्ट आए पढ़ने का, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं अगर इंटरेस्ट आई तभी आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो मैं बोलूँगा कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, और अभी भी आगे भी जाके बहुत ज़्यादा इसका डिमांड आने वाला है और है भी। आप इसको पढ़े, बहुत अच्छे समझे, और ये आपकी कोडिंग को बहुत अच्छे से कर देगा। मतलब क्या बोल सकते हैं, आपकी कोडिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक आपका बोलते हैं ना मॉड्यूलर बेस्ड डिज़ाइन करना, कोडिंग करना, तो उसमें भी आप मास्टर हो जाओगे। आई होप मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।